नमस्कार दोस्तों, मैं कुणाल आपका स्वागत करता हूं। ये हमारे पर्यावरण के सीरीज का 32वां वीडियो है और पर्यावरण प्रदूषण का पहला भाग है। और आज हम इसके अंतर्गत प्लास्टिक प्रदूषण का अध्ययन करेंगे, जिसे हम लोग प्लास्टिक प्रदूषण भी कहते हैं। प्लास्टिक प्रदूषण भारत के साथ साथ पूरी दुनिया के लिए सरदर्द बना हुआ है। इसके उन्मूलन के लिए सरकारी प्रयासों के साथ साथ जन चेतना भी जारी है। प्लास्टिक अगर एक निश्चित मोटाई के साथ अगर पर्यावरण में मौजूद है तो वो सैकड़ों वर्षों तक वहीं पड़ी रहेगी। अगर ये प्लास्टिक अगर जलीय बॉडी में प्रवेश कर जाती है तो ये अमर हो जाती है। तो आइए थोड़ा सा देखते हैं कि प्लास्टिक पोल्यूशन के लिए सरकारी प्रयास क्या होते हैं, प्लास्टिक पोल्यूशन का हमारे पर्यावरण पे, हमारे जलीय बॉडी पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, उसको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि एक निश्चित मोटाई से कम का प्लास्टिक है तो वो वहीं पड़ा रहेगा, यानी कि वो अमर हो जाएगा, मतलब उसका कोई खात्मा नहीं होगा, डिकम्पोजिशन नहीं होगा, सैकड़ों वर्षों तक वहीं पड़ा रहेगा। अगर प्लास्टिक समुद्र में है तो ये अनंत काल तक बना रहेगा, सड़ेगा नहीं, गलेगा नहीं। इस कारण पूरी दुनिया में प्लास्टिक के खिलाफ जन आंदोलन खड़ा हो चुका है। प्लास्टिक का जमीन एवं पानी में एकत्र होने से व्यवस्था को नुकसान होता है, वही प्लास्टिक पोल्यूशन कहलाता है। यानी कि जमीन एवं पानी में एकत्र होने से जो प्लास्टिक होती है और व्यवस्था को नुकसान पहुंचता है, वही प्लास्टिक पोल्यूशन कहलाता है। भूमि पर प्लास्टिक का प्रभाव को देखें तो प्लास्टिक में कुछ ऐसे तत्व होते हैं, जब वे जमीन के नीचे जाते हैं और मिट्टी में घुलते हैं तो जमीन की उर्वर शक्ति को घटाता चला जाता है, मानी जो जमीन की फर्टिलिटी है उसको कम करने लगता है। जमीन के खनिज तत्व, आर्द्रता पोषक तत्व जो फसल उगाने में काम आते हैं, उनके अवशोषण में बाधा पहुंचाता है। देख लीजिए कितनी खतरनाक है प्लास्टिक। पहाड़ों पर बढ़ती भूस्खलन की घटना के पीछे प्लास्टिक ही जिम्मेवार है, क्योंकि वो चिकनाई पैदा कर देती है। जहां प्लास्टिक होगा वहां भूस्खलन की घटनाएं बढ़ जाएगी। भूमि पर प्लास्टिक के प्रभाव को देखें तो सबसे बड़ी समस्या यह है कि यह सड़नशील यानी डिकम्पोजेबल नहीं है। यह मिट्टी को चिकना बनाकर भूस्खलन की घटना को जन्म देता है। इसको मस्ट है, आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखेंगे कि वायु पर प्लास्टिक के प्रभाव को नज़र दौड़ाएं तो कचरे के निष्पादन के लिए इसे जलाया जाता है, जिससे गैस उत्सर्जित होते हैं, जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड, डाइऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन साइनाइड HCN है। ये जहरीली गैसें निकलती है एवं वायुमंडल में फैलती है। इससे मनुष्य के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है, जो कि हम देखेंगे स्वास्थ्य के रूप में श्वसन तंत्र, तंत्रिका तंत्र तथा इम्यूनिटी, रोग प्रतिरोधी क्षमता कम होती चली जाती है। इन पर निगेटिव प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा देखेंगे इसका सबसे ज़्यादा नकारात्मक प्रभाव जलीय तंत्र पर पड़ता है, क्योंकि प्लास्टिक पानी में पहुंचते ही जल का कंपोजिशन प्लास्टिक के संपर्क में आ जाता है और यह पानी हमारे तक पहुंचेगा, जिसके वो पानी हमारे पास पीने के लिए, दूसरे ज़रूरतों के लिए तथा फसलों के, सब्जियों के सिंचाई के लिए उपयोग में आता है। जिससे क्या होता है कि इन माध्यमों से हमारे शरीर में यह पानी, जो प्लास्टिक मिक्स पानी है, हमारे शरीर तक पहुंचेगा। प्लास्टिक का जलीय जीव पर प्रभाव पर हम लोग देखें तो जलीय जीव इनको मानी कि प्लास्टिक को खाद्य पदार्थ समझकर खा जाते हैं और यही इनकी मृत्यु का कारण बन जाता है। जानवरों की मृत्यु के पीछे भी कई बार प्लास्टिक ही जिम्मेवार होती है। आप लोग गाय भैंस को देखते होंगे कि जो रोड पे कचड़े फैले हुए उसमें प्लास्टिक है, उसको भी खा जाती है और उनके आंत में जाकर वो डाइजेस्ट नहीं होती और उनकी मृत्यु का कारण बन जाती है। नगरों और महानगरों में जो बाढ़ आने लगी है, खासकर बरसात के दिनों में, उसके पीछे प्लास्टिक का बड़ा योगदान होता है। प्लास्टिक का ढेर इकट्ठा हो जाता है, जिस कारण बरसात के दिनों में पानी एक जगह जमा हो जाता है और बाढ़ का रूप ले लेता है। जैसे आप लोग मुंबई और चेन्नई में बाढ़ का रूप में देखेंगे तो ये आपका परमानेंट रूप से प्लास्टिक ही जिम्मेदार मानी जाती है। प्लास्टिक हमारे ड्रेनेज सिस्टम को जाम कर दे रही है, जिसके जरिए पानी निकलना चाहिए था वो बाहर नहीं निकल पा रहा है। इससे बाढ़ जैसी स्थिति बन जाती है। अगर प्लास्टिक में गर्म पदार्थ डाल दिया जाए तो उसे विषैला होने में समय नहीं लगता है। इससे दुनिया भर की बीमारियों का शिकार हो जाते हैं, जिसमें मानसिक बीमारियाँ, कैंसर, जन्मजात विकृति, अनुवांशिक परिवर्तन, थायराइड, पाचन तंत्र की समस्या, श्वसन तंत्र की समस्या, मोटापा और मधुमेह, डायबिटीज जैसे रोग ये प्लास्टिक के कारण हो रहे हैं। देख लीजिए प्लास्टिक कितना है। हम लोग बने बनाए प्लास्टिक के थैले लेकर चल रहे हैं और हम देखते हैं कि होटल में भी प्लास्टिक का गरम गरम खाना डाल दिया जाता है। वो गर्म चीज़ें अगर प्लास्टिक में डालेंगे तो वो तो प्लास्टिक घुलेगा ही ना, तो इतने सारे रोगों को जन्म देगा।
ठीक है। लेकिन हम लोग प्लास्टिक इतना ये सब जानते हुए भी प्लास्टिक को यूज क्यों कर रहे हैं? लाभ इससे क्या हो रहा है? हमें सामान पैकेट मिल रहा है तो आसानी होती है उसको उठा के ले जाने में, और ये ड्यूरेबल भी होता है, टिकाऊ भी होता है। उसके बाद हमें आसानी होती है इस चीज़ को एक जगह से दूसरे जगह तक कैरी करने में। हाँ, इसलिए हम देखें कि मनोवैज्ञानिक स्तर पर हम जिन चीज़ों के आदी हो जाते हैं उनसे मुक्त होना उतना ही कठिन हो जाता है। इस कारण प्लास्टिक पोल्यूशन को रोक पाना एक बहुत बड़ा चुनौती बन चुका है। इस चुनौती का मुकाबला जन चेतना ही कर सकती है, और इसके लिए राष्ट्रीय स्तर पर जन चेतना का प्रयास खूब हो रहा है। इसके सकारात्मक परिणाम धीरे धीरे हमें दिखाई देने लगे हैं। प्लास्टिक से निपटने के लिए कानून के स्तर पर प्रयासों को देखें तो बहुत सारी राज्य सरकारें रेलवे स्टेशन पर प्लास्टिक को प्रतिबंध कर दिया गया। इससे बहुत सारे रेलवे स्टेशन प्लास्टिक मुक्त हो गए हैं। धार्मिक स्थलों पर भी प्लास्टिक का पूर्ण प्रतिबंध है। कागज़ के कप, कुल्हड़ में चाय, प्लास्टिक की छुरी और चम्मच के स्थान पर लकड़ी के छुरी और चम्मच का प्रयोग करना प्लास्टिक के निष्पादन में बहुत ज़्यादा मदद मिल रही है। पैकेजिंग के तरीकों में बदलाव लाया गया है। सन 2016 में केंद्र सरकार प्लास्टिक कचरा प्रबंधन अधिनियम बनाया था। आप लोग जो भी अभी नया अपडेट है उससे आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा, मैं 2016 वाला बता रहा हूँ। इस नियम की बातें प्लास्टिक प्रदूषण से जुड़ी हुई है और हमारे आचरण से अपेक्षा की गई है कि हम लोग प्लास्टिक का कचरा का निष्पादन करें और प्लास्टिक का कचरा का उत्पादन ना करें। इस नियम के अंतर्गत प्लास्टिक के थैलों का न्यूनतम मोटाई 40 माइक्रोन से बढ़ाकर 50 माइक्रोन कर दी गई है, जिससे उपयोग के बाद प्लास्टिक को आसानी से नष्ट किया जा सकता है। इसके बाद इस नियम में प्लास्टिक के कचरा का निष्पादन करने की जिम्मेदारी कचरा उत्पादकों को ही दी गई है, जो ये कचरा उत्पन्न कर रहे हैं। बड़े बड़े आयोजन और समारोह होते हैं, उनके खत्म होने के बाद वहाँ के सारे कचरों का निष्पादन करें। अगर वह ऐसा नहीं करेगा तो उस पर जुर्माना लगेगा। इसके बाद कचरा प्रबंधन के नियमों को शहरों तक सीमित नहीं रखा गया, इन नियमों को गाँवों पर भी लागू किया गया। इसका प्रबंधन ग्राम पंचायत करें। दुकानदार प्लास्टिक के थैलियों का प्रयोग नहीं करेंगे। इस नियम के अनुसार इन नियमों के अंतर्गत ये प्रावधान किया गया कि प्लास्टिक की थैली पैकेजिंग की सामग्री तैयार करने वाले निर्माताओं को उनके नाम और पता उस सामग्री पर लिखना होगा। और लेकिन अब हम लोग देखेंगे कि ये सारे रूल्स तो बना दिए गए, उन्हें लागू होना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन धीरे धीरे जन चेतना इसके बारे में जागृत होने लगी और भारत धीरे धीरे प्लास्टिक प्रदूषण पर नियंत्रण कर रहा है, और वो से नो टू प्लास्टिक बैग्स और बीट द प्लास्टिक पोल्यूशन का स्लोगन अपना रहा है। क्योंकि ये भारत के लिए या विश्व के लिए भारत और विश्व के लोगों के लिए अस्तित्व पर खतरा उत्पन्न कर रहा है। तो ये रहा अपना प्लास्टिक पोल्यूशन। ये बहुत ही डेवलपिंग टॉपिक है, क्योंकि केंद्र सरकार, राज्य सरकारें तथा NGO अपने हिसाब से काम करती है। आप लोग मैगजीन, अखबारों से अपडेट होते रहिए इस टॉपिक के संबंध में। मैंने एक बेस दे दिया है, आप इस बेस का सहारा लेते हुए नई चीज़ें जो डेवलप हो रही है उसको ऐड करते हुए चलिए, ठीक है। तो आज भर के लिए इतना ही। कल हम लोग ई अपशिष्ट पढ़ेंगे। प्लास्टिक पोल्यूशन आज हमने पढ़ा, पर्यावरण प्रदूषण के अंदर प्लास्टिक पोल्यूशन, तथा दूसरा ई पोल्यूशन का हम लोग अध्ययन करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक पोल्यूशन जो भी होते हैं उसका अध्ययन हम लोग करेंगे, ठीक है। आज भर के इतना ही। आपके सहयोग के लिए धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।